हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वर्ल्ड के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज़ होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स जो हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो आज इसमें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हिमाचल प्रदेश का जो फार्मासिस्ट का क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का वो लेके आइए आप लोग। ठीक है, तो ये है हिमाचल का, ये 2018 का 2018 का पेपर है। ठीक है, आप में से ही एक स्टूडेंट ने मुझे ये पेपर सेंड किया है, तो आपको बहुत बहुत थैंक्स। आप ये जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो आप मुझे सेंड करते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। ओके, तो ये क्वेश्चन है, इसको हम इसमें इसके 20 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें जो मैंने जो फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस थे सारे वही इंक्लूड करने की कोशिश की है। कुछ एक आधे जो मेडिसिनल केमिस्ट्री के भी होंगे इसमें। तो ये 20 क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इतनी अच्छी करेंगे ना इनकी कि मतलब बहुत ही अच्छे से इनको एक्सप्लेन करते हुए डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन देखिए, तो ये जो पेपर है ये हिमाचल जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है उसके लिए तो है ही, साथ साथ में जो और भी स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स जो हैं जैसे OSSC का है। ठीक है, और जो भी और भी स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो SBI का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है उसके लिए भी और CRPF के लिए। तो ये क्वेश्चंस जो होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोबेनासिड एंड पेनिसिलिन रिजल्ट इन। तो प्रोबेनासिड आपको पता होना चाहिए पहले तो दोनों है क्या। प्रोबेनासिड क्या होता है, देखिए हम जब गाउट की ड्रग्स पढ़ते हैं ना, देखिए जब हम क्या पढ़ते हैं, जो ड्रग यूज इन गाउट की ड्रग्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आता है, एक कैटेगरी आती है यूरिकोस यूरिक ड्रग की। क्या आती है, यूरिकोस यूरिक। उसमें हम पढ़ते हैं प्रोबेनासिड पढ़ते हैं और एक सल्फिन पायराजोन पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें प्रोबेनासिड से मतलब है। ठीक है, एक प्रोबेनासिड होता है, एक सल्फिन पायराजोन होता है। जो क्या होता है, यूरिकोस यूरिक होते हैं। मतलब यूरिकोस यूरिक का मतलब हो गया यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं। ठीक है, गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड ज़्यादा जाता है तो हमें यूरिक एसिड को कम करना होता है ना, तो इसलिए प्रोबेनासिड इसमें यूज़ करते हैं। तो प्रोबेनासिड की एक पेनिसिलिन के साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन होती है, तो वो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रोबेनासिड क्या करता है देखिए, तो एक मिनट। ठीक है, अभी प्रोबेनासिड का मैंने आपको बताया। पेनिसिलिन क्या है आपको पता है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है। ठीक है, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन ये सब क्या होती है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है। तो जो प्रोबेनासिड क्या करेगा, पेनिसिलिन जो है इसका क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो प्रोबेनासिड इसके ट्यूबुलर सिक्रेशन को कम कर देता है, इनहिबिट कर देता है इसके ट्यूबुलर सिक्रेशन को। उससे क्या होता है, पेनिसिलिन का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। इसीलिए फिर उसकी जब प्रोबेनासिड को पेनिसिलिन के साथ देते हैं तो पेनिसिलिन की डोज भी कम करनी होती है। ओके, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। प्रोबेनासिड क्या बता दिया मैंने। ठीक है, यूरिकोस यूरिक ड्रग होती है और एक क्या होता है, लिपिड सोल्यूबल ऑर्गेनिक एसिड होता है। ऐसे भी आपको पूछ सकते हैं, प्रोबेनासिड इज एज। ठीक है, तो क्या होता है, लिपिड सोल्यूबल ऑर्गेनिक एसिड होता है ये प्रोबेनासिड। ओके, तो क्या करेगा, ये रीनल ट्यूबुलर सिक्रेशन जो होता है पेनिसिलिन का उसको इनहिबिट कर देता है, ताकि फिर उससे क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है वो पेनिसिलिन का प्रोलॉन्ग हो जाता है। अब आप अपने ऑप्शंस देखिए, अभी मैंने आपको बता दिया, अब आपको इसका आंसर समझ आ जाएगा। अभी ऑप्शन देखिए क्या है, प्रोबेनासिड इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के एक्सक्रीशन को इंक्रीज करता है क्या, नहीं करता भाई। अगर इंक्रीज करेगा तो फिर फायदा क्या है इसके साथ देने का, ये तो क्या करता है, उसके एक्सक्रीशन को कम करता है। ठीक है, एक्सक्रीशन इंक्रीज नहीं करता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, पेनिसिलिन ना प्रोबेनासिड डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन। तो हाँ भाई ये तो सही है, इसके एक्सक्रीशन को डिक्रीज करता है, ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लीजिए, पेनिसिलिन इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ प्रोबेनासिड। तो ऐसा कुछ नहीं होता, पेनिसिलिन नहीं करता, पेनिसिलिन डिक्रीज ये भी नहीं होता, प्रोबेनासिड करता है। क्या करता है, पेनिसिलिन के ट्यूबुलर सिक्रेशन जो होता है उसको इनहिबिट करता है। ठीक है, फिर उससे क्या होता है, पेनिसिलिन का एक्सक्रीशन कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा।
तो ये पेनिसिलिन और प्रोबेनासिड की काफ़ी इम्पोर्टेंट इंटरेक्शन है, तो आपको ये याद करनी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या करता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन जो होता है पेनिसिलिन का, प्रोबेनासिड उसको इनहिबिट करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में क्या है, इंसुलिन इज पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग। तो इंसुलिन का आपको पता ही है, इंसुलिन क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिक होता है, क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। ठीक है, तो ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड है, मतलब क्या है, एक ये इंसुलिन एक प्रोटीन है। और जो प्रोटीन तो आपको पता है किससे मिलके बनी होती है, अमीनो एसिड से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो इंसुलिन भी क्या है, ये अमीनो एसिड से मिलके बना है। तो ये कह रहा है कि इंसुलिन क्या है, पॉलीपेप्टाइड है कंटेनिंग। तो उसमें कितने, ये ए जो है ना ऑप्शंस में, ये अमीनो एसिड के लिए है, तो कितने अमीनो एसिड्स जो हैं ये इंसुलिन में प्रेजेंट होते हैं, आपको ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। ओके, तो आपको ये बताना है इसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं। तो इससे पहले इंसुलिन की एक दो बातें हैं, मैं आपको बता देती हूँ ऑप्शन से पहले। देखिए ये क्या है, एक तो इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होता है, ठीक है, जो पेनक्रियाज होता है। ठीक है, अगर ब्रॉडली देखें, ब्रॉडली तो ये पेनक्रियाज से सिक्रेट होता है। ठीक है, पेनक्रियाज में क्या होती है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की जो बीटा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स, उनसे इंसुलिन सिक्रेट होता है। ठीक है, अल्फा सेल से ग्लूकागोन सिक्रेट होता है और बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रेट होता है। कई बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए, ये बीटा सेल्स जो होती है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की, वहाँ से सिक्रेट होता है इंसुलिन। एक तो ये बात हो गई। ओके, अब इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड होते हैं, आपको इसका आंसर करना है। ऑप्शन देखिए, 21 अमीनो एसिड, 31, 41 या 51। तो कितने होते हैं, देखिए इंसुलिन जो है इसके अंदर 51 अमीनो एसिड होते हैं। एक तो ये बात, हमारा ऑप्शन तो डी राइट हो जाएगा। ओके, 51 अमीनो एसिड होते हैं। तो इसके अंदर दो चैन होती है, एक तो ए चैन होती है, एक बी चेन होती है। ठीक है, तो इसमें भी आपको पता होने चाहिए ए चेन में कितने अमीनो एसिड और बी चेन में कितने अमीनो एसिड है। तो ए चेन जो है उसमें 21 अमीनो एसिड होते हैं और बी चैन में 30 होते हैं। अब आप इसको ऐसे कैसे याद करेंगे, देखिए 21, जैसे हमें 21 और 30 तो याद रहेगा, मतलब कंफ्यूज कई बार हो जाएंगे कि 21 की जगह हम सोचेंगे 31 था या 20 था, तो ऐसे आप कंफ्यूज होंगे, मुझे मालूम है। देखिए तो कैसे याद करना है, देखिए 21 को आप ए से रिलेट कीजिए, ए अल्फ़ाबेट में फर्स्ट नंबर पे आता है ना, तो इसलिए आपको याद रखना है कि ए जो चेन है उसमें मतलब 21, मतलब तो आपको नहीं पता 21 है या 31 है, लेकिन आपको ये श्योर हो जाएंगे कि 1 वाला ए में ही आएगा। ठीक है, अब देखिए अब ए ज़्यादा है, बी मतलब सेकंड नंबर पे बी आता है ना, तो मतलब ए कम है बी ज़्यादा है, तो आपको याद करना है 21 वाला जो कम वाला है वो ए में आएगा और ज़्यादा वाला बी में आएगा। और वैसे इस बी को आप 3 से भी, जैसे बी में 3 आता है ना, तो आप इस 3 को 3 से रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। तो मतलब इस तरीके से आप याद करेंगे ना, तो एग्ज़ाम में ना काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि हम 21 याद तो कर लेंगे कि 51 अमीनो एसिड है, एक चेन में 21 है, एक में 30 है, पर फिर हम मतलब इतना सारा पढ़ लेते हैं, फिर हम कंफ्यूज जाते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत ना इस तरीके से अगर हम याद करते हैं ना, वो चीज़ें मतलब लाइफ टाइम तक याद रहती है, कभी नहीं भूली जाती। तो आपको इस तरह ये हो गया कि इसमें ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि ए चेन में कितने, एक बार ये राजस्थान का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम था, आई थिंक उसमें आया था, हाँ उसमें भी आया था ये कि ए चेन में, उसमें यही पूछा हुआ था इंसुलिन में, उसमें ऐसे था इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड है, तो ए चेन में कितने हैं, बी चेन में कितने, ये बताना था आपको। और उसमें ऑप्शंस किस टाइप के थे कि जैसे ए चेन में और बी चेन में कितने हैं, तो 21, 30 ऐसे, मतलब बिल्कुल कन्फ्यूजिंग से क्वेश्चन ऑप्शन थे कि तो इसलिए आपको ये याद करना है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, कोट्राइमोक्साजोल इज द मिक्सर ऑफ सल्फामिथोक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिम। ओके, जो कोट्राइमोक्साजोल है, तो इसमें यही भी अपने आप में ही क्वेश्चन है कि इसमें क्वेश्चन के अंदर ही एक क्वेश्चन है। देखिए कोट्राइमोक्साजोल के अंदर किस किस का मतलब ये इसके अंदर क्या क्या होता है, किस किस का कॉम्बिनेशन है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सल्फामिथोक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन होता है क्या, कोट्राइमोक्साजोल। ओके, तो इसमें जो इनका रेशो पूछा है आपसे कि कितना रेशो तो सल्फामिथोक्साजोल का है, कितना ट्राइमिथोप्रिम का है, ये ऑप्शन देख लीजिए आप लोग।
देखिए, जो सल्फामेथोक्साजोल होता है ये इंटरमीडिएट एक्टिंग क्या होता है, सल्फोनामाइड होता है। ठीक है, क्या है, इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है। तो सल्फामेथोक्साजोल को ही इसके साथ कंबाइन करते हैं ट्राइमिथोप्रिम के साथ। क्यों करते हैं, क्योंकि इन दोनों का टी हाफ नियरली सेम होता है, 10 आवर्स तक इनका टी हाफ होता है, इसलिए इनको कंबाइन करते हैं। और सल्फामेथोक्साजोल जो है ये बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, ट्राइमिथोप्रिम भी बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, बट जो कॉम्बिनेशन बनता है कोट्राइमोक्साजोल ये बैक्टीरिसाइडल होता है। तो ये भी बात आपको याद करनी है। ओके, तो इनका रेशो आपसे पूछा है, तो रेशो कितना होता है, देखिए सल्फामेथोक्साजोल का एस को आप 5 से रिलेट कर लीजिए। ठीक है, ये 5 होता है और रेशो 1, ये 5:1 होता है इनका। तो आपको ऐसे याद रखना है। अगर आपसे ट्राइमिथोप्रिन पहले दे के और सल्फामेथोक्साजोल बाद में दे देंगे तो भी आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि आपको इस एस को 5 से रिलेट किया हुआ है आपने, तो आप बिल्कुल आसानी से बता देंगे। ओके, तो इसका हो जाएगा 5:1 हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ये जो हिमाचल का ये 2018 का पेपर है ना, इसमें क्वेश्चन तो एक तरीके से इजी ही है। जो ये कोलॉजी के क्वेश्चन तो हैं, सिंपल क्लासिफिकेशन बेस्ड ही क्वेश्चन उठाए हुए हैं, बट अब जो पेपर्स हैं अब इतने मतलब सिंपल पेपर्स नहीं आते, क्योंकि अब जो है पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ अल्काइलेटिंग एजेंट। अल्काइलेटिंग एजेंट पूछा है आपसे, इसका मतलब क्या है, ये कहाँ से क्वेश्चन है, एंटी कैंसर ड्रग से क्वेश्चन आ गया इसका मतलब, है ना। क्योंकि जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स जो आप पढ़ते हैं वो आप कहाँ पर पढ़ते हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स में पढ़ते हैं। तो एक बार फटाफट से हम एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन रिवाइज करें क्या यहाँ पर, क्योंकि आप लोग कहते हैं, मैं कह देती हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर आप कहते हैं मैम यहीं पे एक्सप्लेन कीजिए। क्लासिफिकेशन का वैसे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, उसमें मैंने सारा क्लासिफिकेशन आपको एक ही वीडियो में कराया हुआ है। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, बट एक बार एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, उसमें अल्काइलेटिंग एजेंट्स आते हैं एक, तो उसमें एंटी कैंसर ड्रग्स जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसमें आता है अल्काइलेटिंग एजेंट्स। उसमें आते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स में क्या आता है, नाइट्रोजन मस्टर्ड्स आते हैं। ओके, नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में है मिक्लोरिथामिन, मस्टिन HCl, मिक्लोरिथामिन इसको मस्टिन HCl भी बोलते हैं, साइक्लोफोस्फोमाइड आता है, आईफोस्फोमाइड आता है, क्लोरम्ब्यूसिन और मेल्फ्लैन आता है। तो ये सब क्या है, नाइट्रोजन मस्टर्ड्स होते हैं। ओके, फिर जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं उसमें ही एक आता है इथाइलिन अमीन में थायोटीप आता है। ठीक है, इथाइलिन अमीन में क्या आता है, थायोटीप आता है। फिर अल्काइल सल्फोनेट्स होते हैं, उसमें ब्यूसल्फन आता है, नाइट्रोसोयूरियाज होते हैं, उसमें आता है कार्मस्टीन आता है, लोमस्टीन आता है, किसमें, नाइट्रोसोयूरियाज में। और एक आता है ट्राइअजीन आता है, ट्राइअजीन में आता है डाकार्बाजीन आता है। ठीक है, ये सब क्या थे, अल्काइलेटिंग एजेंट्स थे। और जैसे इसमें जो मिथोट्रिक्सेट दिया हुआ है, मिथोट्रिक्सेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, बहुत ज़्यादा बार इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो मिथोट्रिक्सेट है, ये जो एक कैटेगरी आती है एंटी कैंसर ड्रग में एंटी मेटाबोलाइट की। ठीक है, एंटी मेटाबोलाइट में एक तो क्या होता है, फोलेट एंटागनिस्ट होता है, जिसमें हमारा क्या आता है, मिथोट्रिक्सेट आता है फोलेट एंटागनिस्ट में। एक होता है प्यूरिन एंटागनिस्ट होते हैं, एक होता है पिरिमिडीन एंटागनिस्ट होते हैं। तो प्यूरिन एंटागनिस्ट जो होते हैं उसमें आते हैं 6 मरकैप्टोप्यूरिन आता है, 6 थायोग्वानिन आता है। ओके, 6 मरकैप्टोप्यूरिन और 6 थायोग्वानिन आते हैं प्यूरिन एंटागनिस्ट में। इसमें और भी ड्रग्स है, एजाथायोप्रिन भी आते हैं, फ्लूडाराबिन भी आती है। और जो पिरिमिडीन एंटागनिस्ट होते हैं उसमें आता है 5-फ्लोरोयूरासिल आता है। ओके, साइटाराबिन आता है, 5-फ्लोरोयूरासिल और साइटाराबिन आता है। ये 5-फ्लोरोयूरासिल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये पिरिमिडीन एंटागनिस्ट होता है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए, ए भी कट गया, डी भी कट गया। ओके, ये डोनोरूबिसिन क्या है, डॉक्सोरूबिसिन और डोनोरूबिसिन, ये होती है एंटीबायोटिक्स होती है जो एज अ एंटी कैंसर जिनको यूज़ करते हैं। ओके, हमारा ऑप्शन 1 बच गया मिटोमाइसिन सी। अब आप कहेंगे कि मिटोमाइसिन सी हमने अल्काइलेटिंग एजेंट्स में तो पढ़ा ही नहीं, जो एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन है जिसमें अल्काइलेटिंग एजेंट्स पढ़ते हैं उसमें मिटोमाइसिन सी नहीं आता। मिटोमाइसिन सी जो होता है ये हम उसमें पढ़ते हैं जो एंटीबायोटिक्स आती हैं, जो जो एंटीबायोटिक्स होती है ना, जो एंटी कैंसर में यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स, जैसे इसमें डॉक्सोरूबिसिन आती है, डोनोरूबिसिन आती है, एक्टिनोमाइसिन डी को ही तो, हाँ, एक एक्टिनोमाइसिन डी आती है, डॉक्सोरूबिसिन, डोनोरूबिसिन, एक्टिनोमाइसिन डी आती है, मिटोजेंट्रोन आता है, और इसमें आता है ब्लियोमाइसिन आता है, और एक आता है मिटोमाइसिन सी। देखिए,
ये सही है, मिटोमाइसिन सी इसमें एंटीबायोटिक्स में पड़ते हैं, बट जो मिटोमाइसिन सी जो है ये जो इंट्रासेलुलरली सेल के अंदर है, ये एक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, एक फोम में कन्वर्ट होता है, और जो वो फोम होती है ना वो एज ए एल्काइलेटिंग एजेंट एक्ट करती है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर ये मिटोमाइसिन सी है, ठीक है। तो हमें मतलब एग्जाम में ना अपना मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ही देखना होता है। देखिए कई बार तो एलिमिनेशन मेथड से भी हम आंसर निकाल लेते हैं। अभी आप इसमें देखेंगे तो मिथोट्रिक्सेट भी आप काट देंगे, फ्लोरोयूरेसिल भी काट देंगे, डोक्सोरूबिसिन, डोनोरूबिसिन सबको याद रहता है, एंटीबायोटिक में आता है। तो इसका ये ऑप्शन बी ही वैसे राइट होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन क्या है, फेंटोलामिन इज़ ए। तो आपको बताना है ये फेंटोलामिन क्या है। देखिए फेंटोलामिन आप किस में पढ़ते हैं, क्वेश्चन का मतलब इसको देखते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि ये तो अल्फ़ा ब्लॉकर की ड्रग्स है ना, उसमें है फेंटोलामिन, तो ठीक है। तो इतना भी याद आते ही ना आप ऑप्शंस देख के अपना आंसर टिक कर लेंगे, ठीक है। देखिए जो ये फेंटोलामिन किस में आता है, देखिए जो हम अल्फ़ा ब्लॉकर्स पढ़ते हैं, एक बार जल्दी से इसका क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं। जो अल्फ़ा ब्लॉकर्स पढ़ते हैं ना उसमें एक तो आते हैं नॉन इक्विलिब्रियम टाइप आते हैं, नॉन इक्विलिब्रियम टाइप्स में आते हैं बीटा हेलो अल्काइलामीन, जिसमें आता है किसका नाम आता है, फिनोक्सीबेंजामीन का आता है, ठीक है, फिनोक्सीबेंजामीन का आता है। उसके बाद इक्विलिब्रियम टाइप में कम्पिटिटिव आता है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, नॉन सेलेक्टिव पढ़ते हैं। नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर होते हैं, एक बीटा 1 सेलेक्टिव होते हैं, बीटा 2 सेलेक्टिव, मतलब कि बीटा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर मतलब बीटा 2 एंटागनिस्ट हो गए ना, और बीटा 1 नहीं अल्फ़ा 1, सॉरी मैंने बीटा बोल दिया आपसे, क्योंकि मैं तो आपसे क्या अल्फ़ा जो है अल्फ़ा ब्लॉकर्स का क्लासिफिकेशन आपसे डिस्कस कर रही हूँ ना, तो इसमें ये अल्फ़ा 1, ठीक है, नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर, अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर और अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर, ठीक है। अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर का आपको फेमस है, बहुत ही क्वेश्चन भी रिपीट आता है इसके ऊपर, योहिम्बिन, आपको नाम पता है क्योंकि इसका क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर भी काफ़ी बार आते हैं, प्राजोसिन है, डोक्साजोसिन, जिसके जोसिन लास्ट में जोसिन लगा है, प्राजोसिन, डोक्साजोसिन, टैमसिलोसिन, ठीक है, ये सब हैं जो अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स होते हैं। अब हमारे बच के नॉन सेलेक्टिव, ठीक है, नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स जो होते हैं वो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों पे एक्ट कर सकते हैं। तो जो नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स होते हैं इनमें एक तो एर्गट अल्कलॉइड्स आते हैं, ठीक है, एर्गोटामिन, एर्गोटॉक्सिन होते हैं, और एक होते हैं हाइड्रोजिनेटेड एर्गोट अल्कलॉइड्स में आते हैं डाई हाइड्रोक्सी एर्गोटामिन और डाई हाइड्रोक्सी एर्गोटॉक्सिन होते हैं। एक होते हैं इमिडाजोलिन, इमिडाजोलिन्स जो होते हैं ना उसके अंदर आते हैं, कौन कौन से आते हैं, फेंटोलामिन आता है एक तो, एक टोलाजोलिन आता है, फेंटोलामिन और टोलाजोलिन आता है, और एक मिसलेनियस में क्लोर जो है ये एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है, क्लोरप्रोमाजीन जो होती है ना वो आते हैं, मिसलेनियस में आते हैं वो, ठीक है। तो अभी हमारे जो क्वेश्चन था फेंटोलामिन का था, तो फेंटोलामिन किस में आया, ये नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर है, ठीक है। अब हमारे ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में एड्रिनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर या फिर H1 एंटागनिस्ट, अल्फा एड्रिनोसेप्टर एंटागनिस्ट या बीटा एड्रिनोसेप्टर एंटागनिस्ट। तो फेंटोलामिन क्या हो गया, ये ऑप्शन सी हो गया, अल्फा एड्रिनोसेप्टर एंटागनिस्ट है। तो हमसे तो ऊपर ऊपर से ही पूछा हुआ था, हमें ज़्यादा डीप में जाने की इसमें ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, क्लोरप्रोपेमाइड इज़ यूज टू ट्रीट। तो क्लोरप्रोपेमाइड किस में आता है, जो हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, उनमें आता है क्लोरप्रोपेमाइड। टोलब्यूटामाइड आती है ना ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स जो ड्रग्स पढ़ते हैं हम, ठीक है, उसमें आता है सल्फोनाइल यूरियाज आता है। तो सल्फोनाइल यूरियाज में आता है क्लोरप्रोपेमाइड, और उसमें आता है टोलब्यूटामाइड आता है, ठीक है, और इसमें ग्लाइब्यूराइड भी आता है, ग्लिबन क्लेमाइड होता है, ग्लिक्लेजाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिमेप्राइड, ये सब ड्रग्स आती हैं जो सल्फोनाइल यूरियाज होती हैं, ठीक है। तो ये क्लोरप्रोपेमाइड इज़ यूज टू ट्रीट, किसकी ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे, तो सभी को पता है ये डायबिटीज़ के लिए यूज़ करेंगे, तो इसका ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो इसका क्लासिफिकेशन आप एक बार देख लेना। ये जो सल्फोनाइल यूरियाज तो मैंने आपको बता दिए, इसमें बाइगोनाइड्स आते हैं, ठीक है, बाइगोनाइड्स में आता है जैसे मेटफॉर्मिन आता है, और एक इसमें आता है मैग्लिटिनाइड आते हैं, मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स में आता है रेपाग्लिनाइड आता है, और नेटेग्लिनाइड आता है। ये क्या होते हैं, मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स होते हैं। थायाजोलिडीन डाइओन्स आते हैं, एक कैटेगरी होती है थायाजोलिडीन डाइओन्स की, इसमें रोसिग्लिटाजोन आता है, पायोग्लिटाजोन
पेंटोपेटाजोन आता है। ओके, एक होते हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स होते हैं, जो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर हैं, ठीक है। ये जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिया इसका क्लासिफिकेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी बार एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं, एक क्वेश्चन इसके ऊपर जरूर बनता है, ठीक है। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर में जैसे मिग्लिटोल आता है, ओके, मिग्लिटोल होता है, ए कार्बोज होता है, वोग्लीबायोज होता है, तो ये सब ड्रग्स हैं, तो आपको इन सब के नाम जो है याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन में क्या है, सल्फोनामाइड यूज्ड फॉर बर्न थेरेपी इज, ठीक है। बर्न थेरेपी के लिए आप कौन सी सल्फोनामाइड यूज़ करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शंस देखिए, सल्फा डायाजीन, सल्फाटॉक्सिन, सल्फासिटामाइड या सल्फापायरिडीन। देखिए जो बर्न थेरेपी, देखिए जब हम सल्फोनामाइड्स पढ़ते हैं तो उसमें एक तो हम पढ़ते हैं शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड पढ़ते हैं, तो शॉर्ट एक्टिंग में आती है सल्फा डायाजीन आती है, कौन सी आती है, सल्फा डायाजीन आती है शॉर्ट एक्टिंग। एक होती है इंटरमीडिएट एक्टिंग होती है, उसमें सल्फा मिथोक्साजोल, जो मैंने आपको बताया था अभी ट्राइमिथोप्रिम के साथ कंबाइन कर रहे थे, कोट्राइमोक्साजोल बन रहा था, वो है सल्फा मिथोक्साजोल, वो क्या होती है, इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होती है। एक होती है लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड होती है। लॉन्ग एक्टिंग में कौन कौन सी आती है, उसमें आती है सल्फाडोक्सिन आती है, सल्फाडोक्सिन आती है, और इसमें आती है कौन सी, सल्फा मिथोपायराजीन, सल्फाडोक्सिन और सल्फा मिथोपायराजीन आती है, लॉन्ग एक्टिंग आती है, लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स होती है। एक होती है टॉपिकली एक्टिंग, ठीक है, क्या होती है, टॉपिकली एक्टिंग सल्फोनामाइड्स होती है, उसमें आती है सिल्वर सल्फा डायाजीन, क्या आती है, सिल्वर सल्फा डायाजीन, ये क्या होती है, टॉपिकली एक्टिंग सल्फोनामाइड होती है, सिल्वर सल्फा डायाजीन होती है, एक मेफनाइड भी होती है, ठीक है। और एक सल्फोनामाइड होती है जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज़ करते हैं, जिसमें हम सल्फासालाजीन पढ़ते हैं, ओके। तो जो सिल्वर सल्फा डायाजीन है ये टॉपिकली एक्टिव होती है, टॉपिकली एक्ट करती है, इसको बर्न थेरेपी में यूज़ करते हैं, ओके। तो हमारा यही क्वेश्चन था कि बर्न थेरेपी में कौन सा, ये सल्फर डायाजीन, तो मतलब ढंग से ये इसका नाम होता है सिल्वर सल्फर डायाजीन होता है, ठीक है, सिल्वर सल्फर डायाजीन होता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। ये सल्फाडोक्सिन, सल्फासिटामाइड, सल्फापायरिडीन ये सब नहीं होंगी, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है निफेडिपिन इज डेरिवेटिव ऑफ। अब तो निफेडिपिन होता क्या है, निफेडिपिन को अगर आप ब्रॉडली देखेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है निफेडिपिन, है ना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं इनको। देखिए एक तो इनमें होते हैं फिनाइल एल्काइल अमीन डेरिवेटिव होते हैं, फिनाइल एल्काइल अमीन डेरिवेटिव में आप पढ़ते हैं विरापामिल का नाम पढ़ते हैं ना, फिनाइल एल्काइल अमीन डेरिवेटिव। एक कैटेगरी होती है बेंजोथायाजिपिन, क्या होती है, बेंजोथायाजिपिन डेरिवेटिव्स होते हैं, उसमें डिल्टियाजैम का नाम आता है। और एक कैटेगरी होती है डाईहाइड्रोपायरिडीन, क्या होती है, डाईहाइड्रोपायरिडीन डेरिवेटिव, उसमें आता है निफेडिपिन आता है, एम्लोडिपिन आता है, फेलोडिपिन आता है, नाइट्रेनडिपिन, ये सब आता है डाईहाइड्रोपायरिडीन में। तो आपका क्वेश्चन यही था निफेडिपिन इज डेरिवेटिव ऑफ, तो निफेडिपिन किसका डेरिवेटिव है, ये होता है क्विनोलिन, नहीं होगा एराइल पिपरिडिन आइसोक्विनोलिन, ये हो जाएगा पायरिडीन, मतलब सही से इसका होता है डाईहाइड्रोपायरिडीन डेरिवेटिव होता है, डाईहाइड्रोपायरिडीन, ठीक है। तो ये होता है निफेडिपिन। वैसे ये अगर आप इसका देखें स्ट्रक्चर भी याद करना चाहे तो आप देख सकते हैं वैसे, लेकिन स्ट्रक्चर ना मतलब सारे तो याद होते नहीं है, बट जैसे कुछ कुछ बेसिक जो रिंग्स होती है ना वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मेडिसिनल केमिस्ट्री के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आपको सारी रिंग्स अच्छे से समझाई हुई है। देखिए ये होता है जो ये NH है, ये होता है डाईहाइड्रोपायरिडीन, ठीक है, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग 6 मेंबर्ड रिंग होती है, इसमें एक नाइट्रोजन होता है उसको पायरिडीन बोलते हैं ना, तो इसमें ये डाईहाइड्रोपायरिडीन रिंग होती है, ये होती है निफेडिपिन के स्ट्रक्चर में होती है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर ये मिथाइल, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं, यहाँ पर ये COOCH3 यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, और यहाँ पर एक बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, यहाँ पर इन NO2 ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर निफेडिपिन का। पर स्ट्रक्चर याद करना इतना जरूरी नहीं, आपको रिंग पता होनी चाहिए, इसमें डाईहाइड्रोपायरिडीन रिंग प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ कैफीन इज, तो कैफीन का स्ट्रक्चर आपसे पूछा है, तो कैफीन क्या होता है, देखिए कैफीन जो है आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर ज़ैंथीन रिंग होती है, क्या होती है, ज़ैंथीन रिंग होती है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हैं, मैंने मेडिसिनल केमिस्ट्री के वीडियो अपलोड किए हुए हैं, 3 से 4 वीडियो है आई थिंक वो, उसमें सारे मतलब अच्छे से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं,
देखिए जो आपको कैफ़ीन के लिए जो है ज़ैंथीन रिंग पता होना चाहिए। तो आपको देखिए ज़ैंथीन, वैसे मैं एक बार आपको बता देती हूँ, वैसे अच्छे से यहाँ पर तो ड्रॉ होगा नहीं मेरे हिसाब से, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। ठीक है, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, ये फर्स्ट पोजीशन होती है, ये ठीक है, फिर हो जाएगी यहाँ पर, ये ऐसे बनाना था ना, ये सेकंड पोजीशन हो जाएगी, ये थर्ड पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये नाइट्रोजन हो जाएगा, फिर ये नाइट्रोजन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड ये। ठीक है, और यहाँ पर होता है डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन होता है, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन होता है, ये ज़ैंथीन रिंग होता है। तो हमारा जो कैफ़ीन है, तो इसमें यहाँ पे नाइट्रोजन पे ये नाइट्रोजन 1, देखिए इसकी नंबरिंग होती है, मैंने सारा वो वीडियो आप देख लेना उसमें अच्छे से, क्योंकि उसमें ना मैंने लिख के ना उस टाइप से बताया हुआ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक यहाँ पर, ठीक है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होता है। देखिए तो अगर कैफ़ीन में क्या होता है, तीनों पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तीनों पे, यहाँ पे भी, तो इसको बोलते हैं 137 ट्राई मिथाइल ज़ैंथीन। क्या बोलते हैं? 137 ट्राई मिथाइल ज़ैंथीन, ये कैफ़ीन होता है। लेकिन एक होता है थियोब्रोमीन और एक होता है थियोफाइलिन। तो थियोफाइलिन में क्या होता है, उसमें यहाँ दोनों पे ही मिथाइल होता है, तो 1,3 डाईमिथाइल ज़ैंथीन तो होता है थियोफाइलिन, और जो थियोब्रोमीन होता है वो होता है 3,7 डाईमिथाइल ज़ैंथीन। ठीक है, तो आपको ये तीनों याद करने हैं, एग्ज़ाम में तीनों ही पूछ सकते हैं। ओके, तो इसमें देखिए ऑप्शन देखिए 1,3 डाईमिथाइल ज़ैंथीन, तो 1,3 डाईमिथाइल ज़ैंथीन तो क्या होता है, थियोफाइलिन होता है। और इसमें है 137 ट्राईमिथाइल ज़ैंथीन, ये हमारा आंसर है, जो कैफ़ीन होता है। क्या होता है? कैफ़ीन होता है। और 15 डाईमिथाइल ज़ैंथीन, 135 ट्राईमिथाइल, 135 ये नहीं होता। ठीक है, अब देखिए आप है ना ऐसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखिए 135 आ गया इसमें, और इसमें 137 आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि 137 ट्राईमिथाइल ज़ैंथीन है। देखिए ऐसे ही कंफ्यूज करने ऑप्शंस है ना, ऐसे अब हम ना इनको देख के कंफ्यूज हो जाएंगे। तो लेकिन अगर थोड़ा सा भी हमने पढ़ा हुआ ना अच्छे से, तो मतलब सही रहेगा। तो इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और एक जो थियोफाइलिन और एक थियोब्रोमीन जो होता है ना, वो क्या होता है, 3,7 डाईमिथाइल ज़ैंथीन होता है। क्या होता है ये? थियोब्रोमीन। ओके, थियोफाइलिन तो मैंने आपको बता दिया, 1,3 डाईमिथाइल ज़ैंथीन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, तो आपको ये पता होना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन है टोलनाफ्टेट इज़ यूज्ड एज। अब टोलनाफ्टेट किस में आता है, ये एंटी फंगल ड्रग में आता है, आपको पता है। ठीक है, एंटी फंगल ड्रग जो होती हैं उसमें देखिए एक बार जल्दी से मैं आपको इसका भी क्लासिफिकेशन बता देती हूँ। जो एंटी फंगल ड्रग है, एंटी फंगल ड्रग्स में एक तो पॉलीइन एंटीबायोटिक्स आती है। पॉलीइन एंटीबायोटिक्स में कौन कौन सी आती है, एम्फोटेरिसिन बी आती है, निस्टैटिन, हामायसिन, नेटामायसिन, जिसको पाइमेरिसिन भी कहते हैं। एक आता है हिट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान्स आते हैं, जिसमें ग्रीसियोफल्विन का नाम आता है। एक एंटी मेटाबोलाइट आते हैं, उसमें आता है फ्लूसाइटोसिन आता है एंटी मेटाबोलाइट में। और एक होते हैं एलाइलमीन, जिसमें टर्बिनाफिन का नाम आता है। ओके, और एक होते हैं एजोल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है, जहाँ से बार बार क्वेश्चन बनता है। एजोल्स में आते हैं इमिडाजोल्स होते हैं, ट्रायाजोल्स होते हैं। ट्रायाजोल्स में मैंने आपको IVF से बता रखा है, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल। इमिडाजोल्स में आते हैं क्लोट्रिमाजोल, इकोनाजोल, मीकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, कीटोकोनाजोल। ओके, ये सब होती हैं इमिडाजोल्स में। काफ़ी बार इसके क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है। और एक होते हैं अदर टॉपिकल एजेंट्स पढ़ते हैं, इसी में ही हम अदर टॉपिकल एजेंट्स में हम पढ़ते हैं टोलनाफ्टेट, अनडिसाइलिनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, साइक्लोपिरोक्स ओलामिन आता है, क्वीन आइडोक्लोर आता है, ब्यूटिनाफिन आता है, और सोडियम थायोसल्फेट आता है। ये सब ड्रग्स आती है। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट का ऐसे भी पूछ लेते हैं, सोडियम थायोसल्फेट इज़ यूज्ड एज, तो ये एज ए एंटी फंगल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो टोलनाफ्टेट क्या है, ये एंटी फंगल होता है। ये बिल्कुल ही ऊपर से क्वेश्चन पूछा हुआ है क्लासिफिकेशन में से, तो ऑप्शन डी हो जाएगा एंटी फंगल।
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन है मैनिटोल इज, तो मैनिटोल क्या होता है? ऑप्शन देखिए, लूप डायूरेटिक होता है, पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक होता है, या कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, या ऑस्मोटिक। तो मैनिटोल जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक में आता है, ठीक है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक में मैनिटोल आता है, यूरिया आता है, आइसोसोर्बाइड आता है और ग्लिसरोल आता है। ये सब ड्रग्स होती है ऑस्मोटिक डायूरेटिक में आती है। अब एक बार देखिए, एक क्वेश्चन पेपर था, किसका था? शायद वेस्ट बंगाल का था वो, हाँ वेस्ट बंगाल का था क्वेश्चन पेपर। उसमें मैनिटोल का क्वेश्चन था, मैनिटोल इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, किस किस मतलब किस सिचुएशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, ठीक है। तो उसके ऑप्शन में था पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। तो जो मैनिटोल होता है, जो मतलब ऑस्मोटिक डायरेटिक्स होते हैं, तो ये पल्मोनरी एडिमा में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना होता है। पल्मोनरी एडिमा में इनको नहीं देते ऑस्मोटिक डायरेटिक्स को। तो ये क्वेश्चन था। और मैनिटोल का एक इससे मतलब हेडेक भी इसके साइड इफेक्ट में आता है, वो भी याद कर लेना, ठीक है। और लूप डायरेटिक में आपको पता ही है कौन कौन से आता है, जो हाई सीलिंग डायरेटिक्स होते हैं उनको लूप डायरेटिक बोलते हैं, जैसे फ्यूरोसिमाइड है, ब्यूमेटानाइड है, ये सब लूप डायरेटिक्स में आते हैं। पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स होते हैं, जो पोटाशियम को स्पेयर करेंगे, उसे एक्सक्रीट नहीं होने देंगे, तो उसकी वजह से हाइपर कैलीमिया हो जाता है पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स से, है ना। तो इसमें आता है ट्राइमट्रीन आता है, अमाइलोराइड आता है, स्पायरोलैक्टोन आता है। स्पायरोलैक्टोन जो होता है ये एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट होता है, और स्पायरोलैक्टोन जो है इसका एक मेटाबोलाइट मतलब इसका मेटाबोलाइट होता है कैनरिनोन, ये भी इंपॉर्टेंट है। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर में आपको पता है एसिटाजोलामाइड होता है। एसिटाजोलामाइड क्या होता है? कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है। एक और क्वेश्चन आता है, कौन से डायरेटिक्स होते हैं जो ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं? तो कौन से, जो जैसे कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर जो होते हैं, एसिटाजोलामाइड हो गया, डोरजोलामाइड होता है, इनको किसमें? ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है, ओके। और कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं ना, तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम जो होता है प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स की सेल्स पे प्रेजेंट होता है। तो इसलिए ये जो एस्टाजोलामाइड है कहाँ पे एक्ट करेगा? प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स की सेल पे जाके एक्ट करता है, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन है 12 में क्या है? प्राइमाक्विन। प्राइमाक्विन क्या है? अब ये प्राइमाक्विन क्या होता है? ये है एंटी मलेरियल ड्रग से क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्राइमाक्विन क्या होता है? ऑप्शन देख लीजिए। तो ये होता है 8 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है, 8 अमीनो क्विनोलिन, ठीक है। एंटी मलेरियल ड्रग्स में पढ़ते हैं हम। तो ये प्राइमाक्विन होता है, पैमाक्विन होता है। तो इनके अंदर क्या होती है? क्विनोलिन रिंग प्रेजेंट होती है। देखिए ये होती है क्विनोलिन रिंग, यहाँ पर ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। ये होती है, क्या होती है? क्विनोलिन रिंग होती है, जो किस में है? देखिए अब इसकी नंबरिंग करेंगे ना, तो ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर अमीनो ग्रुप है, ठीक है। तो ये होता है 8 अमीनो क्विनोलिन, ये जिसे क्या होता है? जो प्राइमाक्विन होता है। तो इसका 8 अमीनो, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और जो 4 अमीनो क्विनोलिन होता है उसमें कौन सा आता है? 4 अमीनो में क्लोरोक्विन आता है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लोरोक्विन का। क्लोरोक्विन होता है 4 अमीनो क्विनोलिन होता है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर द प्रेगनेंसी इन मलेरिया, ठीक है। मलेरिया जो प्रेगनेंसी में जो मलेरिया होता है ना, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है क्लोरोक्विन होती है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो इसका हमारा ऑप्शन डी राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीमेल नेचुरल फीमेल सेक्स हार्मोन। तो कौन सा है जो नेचुरल फीमेल सेक्स हार्मोन नहीं होता? देखिए जो नेचुरल जो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन जिसे हम बोलते हैं ना, एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। हम एस्ट्रोजन पढ़ते हैं। तो देखिए जो मेजर एस्ट्रोजन जो होता है, जो ओवरी सिक्रेट करती है, वो कौन सा होता है? वो एस्ट्राडायोल होता है। क्या होता है? एस्ट्राडायोल होता है, ठीक है। अब एस्ट्राडायोल जो होता है ये क्या होता है? रैपिडली क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड होता है लीवर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सीडाइज होके ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? एस्ट्रोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एस्ट्रोन। अब ये एस्ट्रोन जो होता है ये हाइड्रोक्सिलेटेड होता है, और फिर क्या बन जाएगा? एस्ट्रायोल। हाइड्रोक्सिलेटेड होके बन जाएगा एस्ट्रायोल, ठीक है। तो ये सारे क्या है? एस्ट्रोजन की फॉर्म होती है, ठीक है।
तो इसमें देखिए ऑप्शन में देखिए तो ये ऑप्शंस देखिए जो मिस्ट्रानोल, एस्ट्राडायोल, एस्ट्रोन और एस्ट्रायोल, तो ये तीनों तो क्या हो गए नेचुरल जो एस्ट्रोजन की ही फॉर्म हो गई, तो हमारा ऑप्शन तो ए राइट हो जाएगा। ओके, तो ये तो हमने बताया नेचुरल एस्ट्रोजन्स जो है उसके बारे में। और देखिए लेकिन जो ये नेचुरल जो ये होता है एस्ट्रोजन जो होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये ओरली इनएक्टिव होते हैं और उनका बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होते हैं, ठीक है, ड्यू टू क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म हो जाता है लीवर के अंदर, तो इसलिए क्या होते हैं सिंथेटिक एस्ट्रोजन्स प्रोड्यूस किए गए हैं। तो जो सिंथेटिक एस्ट्रोजन्स होते हैं उसमें एक तो स्टेरॉयडल होते हैं और एक होते हैं नॉन स्टेरॉयडल होते हैं, ठीक है। जो स्टेरॉयडल होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, इथिनाइल एस्ट्राडायोल आता है, इथिनाइल एस्ट्राडायोल आता है, और इसमें आता है मिस्ट्रानोल आता है, जो हमारा ये ऑप्शन दिया हुआ है मिस्ट्रानोल, और एक टिबोलोन आता है। ओके, कौन कौन से बताया मैंने आपको, इथिनाइल एस्ट्राडायोल, मिस्ट्रानोल और एक होता है टिबोलोन होता है, ठीक है। ये होते हैं सिंथेटिक जो स्टेरॉयडल है। एक नॉन स्टेरॉयडल में डाईइथाइल स्टिलबेस्टिरोल आता है, डाईइथाइल स्टिलबेस्टिरोल आता है, ठीक है। ये होते हैं जो नॉन स्टेरॉयडल होते हैं, डाइनिस्ट्रोल भी होता है, हेक्सिस्टिरोल भी होता है, ये नॉन स्टेरॉयडल में आते हैं। तो आपको ये भी सारे याद होने चाहिए, मतलब कि अब जैसे ये पूछ लिया तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो थोड़ा बहुत तो आपको पता होना चाहिए। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन है ग्रे बेबी सिंड्रोम इज अ साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद। तो सभी को पता है इसका आंसर तो ग्रे बेबी सिंड्रोम है कि कौन सी ड्रग का साइड इफेक्ट है, क्लोरमफेनिकोल का होता है। टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकोल दोनों ही क्या होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, क्या करती है, बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। जो टेट्रासाइक्लिन होता है 30S राइबोसोम से बाइंड होती है, ये 50S से बाइंड होती है क्लोरमफेनिकोल, तो ये भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकोल, ठीक है। तो जो क्लोरमफेनिकोल है इसका एक मेजर साइड इफेक्ट आता है ग्रे बेबी सिंड्रोम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो नियोनेट्स होते हैं उनमें मतलब अगर इसकी डोज ज़्यादा दे दी जाती है तो वो क्या करते हैं, इसको मेटाबोलाइज करके एक्सक्रीट नहीं कर पाते, उसकी वजह से इसकी ये क्लोरमफेनिकोल क्या करती है, ग्रे बेबी सिंड्रोम मतलब नियोनेट्स में मतलब वो फीड नहीं कर पाते, उसे वॉमिटिंग हो जाएगी, ठीक है, ये सब हो जाता है। तो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, उन सबको क्या बोल देते हैं, ग्रे बेबी सिंड्रोम बोल देते हैं, ठीक है। तो इसलिए नियोनेट्स में इसको अवॉइड ही करना चाहिए या फिर बहुत ही लेस इसकी डोज देनी चाहिए क्लोरमफेनिकोल की, क्योंकि इसका जो ग्लूक्योरोनाइड कॉन्जुगेशन होता है वो उसमें नियोनेट्स में अच्छे से हो नहीं पाता, इस वजह से होता है ये, ठीक है। तो इसका ये क्लोरमफेनिकोल हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें एजिथ्रोमाइसिन क्या होता है, ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में पढ़ते हैं ना, कौन कौन सी पढ़ते हैं, एरिथ्रोमाइसिन पढ़ते हैं, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सब क्या होती है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स होती है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, फ्लोरोक्विनोलॉन्स में आता है। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, पैटेड माल सीजर्स आर ऑल्सो नोन एज, तो ये इनको क्या बोलते हैं, पैटेड माल सीजर्स को बोलते हैं एब्सेंस सीजर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या इथोसक्सीमाइड देते हैं, इथोसक्सीमाइड जो है ना वो एब्सेंस सीजर में देते हैं। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोक्सी मिथाइल ग्रुप इन इंडोमिथासिन इज लोकेटेड एट, तो इसके लिए तो आपको क्या पता होना चाहिए, इंडोमिथासिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो इंडोमिथासिन जो है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्या होता है इंडोमिथासिन के अंदर, इंडोल रिंग प्रेजेंट होता है, ओके। इसके अंदर ये इंडोल रिंग बना दी मैंने, ठीक है, ये इंडोमिथासिन के अंदर। अब इसकी नंबरिंग यहाँ से होती है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसमें 3 पोजीशन पे पूछा, ये इस वाली पोजीशन पे, तो इस 3 नंबर की पोजीशन पे इसमें सॉरी मैंने आपको आंसर बता दिया, इसमें कार्बोक्सी मिथाइल ग्रुप पूछा है ना, तो ये 3 नंबर की पोजीशन पे कार्बोक्सी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर पोजीशन पे होता है, ठीक है। 1 नंबर की पोजीशन पे नहीं होता, 1 नंबर पे ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन से ऐसे सी डबल बॉन्ड ओ करके या फिर ये बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है और यहाँ पर ये क्लोरीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें जो 3 नंबर पोजीशन पे मैंने बता दिया आपको, 5 नंबर की पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप होता है, 5 है ना ये, तो 5 पे क्या होता है, यहाँ पर एक मिथॉक्सी ग्रुप होता है, OCH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है, और 7 नंबर पे कुछ नहीं होता, बाकी ये 2 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप और होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इंडोमिथासिन का एक बार आप बुक में स्ट्रक्चर देख लेना, आपको यहाँ पे अच्छे से समझ नहीं आया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 पोजीशन ऑफ इंडोल रिंग, तो आपको ये पता होना चाहिए इंडोमिथासिन के अंदर इंडोल रिंग प्रेजेंट है
और इसमें 3 पोजीशन पे क्या है, ये कार्बोक्सी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये स्ट्रक्चर तो वैसे भी बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, इनके स्ट्रक्चर तो याद नहीं होते, नहीं कर सकते, क्योंकि कितना याद करेंगे, ठीक है। तो क्या आपको बेसिक रिंग प्रेजेंट पता होनी चाहिए कि इंडोमिथाइसिन के अंदर इंडोल रिंग है, ठीक है। बेसिक रिंग भी अगर आपको पता होती है ना तो आपका आंसर निकल जाता है, क्योंकि इतने सारे स्ट्रक्चर तो कोई भी याद नहीं कर सकता। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो किसी किसी बच्चे के ही ठीक होते हैं मेरे हिसाब से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है वैसोप्रेसिन इज रिलीज्ड फ्रॉम, ऑप्शन देखिए पैराथायरॉयड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी या पीनियल ग्लैंड। तो वैसोप्रेसिन क्या होता है, ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है, ठीक है। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन हम पढ़ते हैं, एक तो ये वैसोप्रेसिन है और एक जो होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये किससे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट होते हैं। तो आपको तो वैसे ऊपर से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको तो सिंपल पिट्यूटरी ही बताना है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। लेकिन अगर इसको देखें तो ये पोस्टीरियर, ठीक है, पिट्यूटरी की पोस्टीरियर लोब से सीक्रेट होते हैं, जो एक तो वैसोप्रेसिन है, एक होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो एक बार एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा है जो नोना पेप्टाइड हार्मोन है, क्या पूछा था, नोना पेप्टाइड हार्मोन, और जो सीक्रेट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। तो वो है वैसोप्रेसिन। तो इस टाइप से भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये पिट्यूटरी की पोस्टीरियर लोब से जो सीक्रेट होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है। तो पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से भी और पोस्टीरियर लोब से भी जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो आपको उन सब के नाम पता होने चाहिए। जैसे एंटीरियर लोब से FSH है, LH है, ठीक है, प्रोलैक्टिन होता है, ग्रोथ हार्मोन होते हैं, ये सब सीक्रेट होते हैं। और पोस्टीरियर लोब से मैंने आपको बता दिया ऑक्सीटोसिन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसको वैसोप्रेसिन बोलते हैं, ये सब सीक्रेट होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, प्राजोसिन एजेंट इज ए, प्राजोसिन क्या है। तो मैंने इसका तो आपको बता दिया था अभी पहले क्वेश्चन में जब आया था ना, अल्फ़ा जो ब्लोकर का आया था, नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लोकर, तो मैंने आपको बताया था अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव जो ब्लोकर होते हैं ना, उसमें जोसिन वाले आते हैं, प्राजोसिन है, डोक्साजोसिन, टैमसुलोसिन, ये सब है अल्फ़ा 1 ब्लोकर होते हैं। तो हमसे तो ऊपर से पूछा हुआ है अल्फ़ा एंटागनिस्ट, बीटा एगोनिस्ट, कैल्शियम चैनल ब्लोकर या पोटाशियम चैनल एक्टिवेटर। तो ये अल्फ़ा एंटागनिस्ट होते हैं, ठीक है, अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव ब्लोकर होते हैं, हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन डोपामिन इज, तो डोपामिन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है, डोपामिन क्या होता है। ऑप्शन देखिए अल्फ़ा एंड बीटा एगोनिस्ट, अल्फ़ा एंड बीटा एंटागनिस्ट, अल्फ़ा एगोनिस्ट या बीटा एगोनिस्ट। तो डोपामिन होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्फ़ा एंड बीटा एगोनिस्ट होता है डोपामिन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाइड एंगल ग्लूकोमा इज, ठीक है। तो वाइड एंगल जो ग्लूकोमा है, इसकी ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग देंगे, आपसे ये पूछा हुआ है। तो जो ग्लूकोमा है इसमें जैसे डिफरेंट जैसे एक तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर मैंने आपको बताया था ना, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर्स हैं, जैसे एसिटाजोलामाइड है, और है डोरजोलामाइड है, डोरजोलामाइड और एस्टाजोलामाइड होता है, इसको ओरली दे सकते हैं, और ये टॉपिकल होता है, डोरजोलामाइड है ना, ये टॉपिकली एक्ट करता है। तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर्स होते हैं इसमें, और इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स देते हैं, कौन कौन से हैं, लेटानोप्रोस्ट जैसे होता है, और इसमें मियोटिक यूज़ करते हैं ग्लूकोमा में, उसमें आता है पिलोकार्पिन आता है, एक तो एक आता है फाइसोस्टिग्मिन, ठीक है। तो ये इसी में आता है फाइसोस्टिग्मिन, ये क्या होता है एज अ मियोटिक, इसको किसमें मियोटिक एज अ मियोटिक इसमें वाइड एंगल ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें बीटा ब्लोकर्स है, जैसे टीमोलोल है, ये सब यूज़ करते हैं। अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट यूज़ करते हैं इसमें, अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट जो है, जैसे इसमें एक डिपिफ्रीन आता है, डिपिफ्रीन, जो डिपिफ्रीन क्या होता है, प्रोड्रग होती है किसकी, एड्रेनलिन की, इंपॉर्टेंट है। डिपिफ्रीन क्या है, एड्रेनलिन की प्रोड्रग है, आपको ये याद होना चाहिए। तो इसका फाइसोस्टिग्मिन हो जाएगा हमारा आंसर, ओके। अब एक इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है, एनाफाइलैक्टिक शॉक द ड्रग ऑफ चॉइसेस, ठीक है। एनाफाइलैक्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस आपसे पूछा है, ऑप्शन देखिए एड्रेनलिन IV, मॉर्फिन सल्फेट IV, एमिनोफाइलिन IV या फ्यूरोसिमाइड IV। तो इस वीडियो में इतना ही इसका क्वेश्चन का आंसर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ओके। नहीं तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो इसमें मैंने ये आपको 20 क्वेश्चंस कराए हैं, जो किसके क्वेश्चंस हैं, ये हिमाचल के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं। तो अभी इसमें हमने 20 क्वेश्चंस देखे हैं, इसके अभी मैं नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करूँगी, उसमें इनके फर्दर जो क्वेश्चंस थे वो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको क्वेश्चंस को जैसे एक्सप्लेन किया है, जैसे क्लासिफिकेशन जगह जगह पे, अगर आपको इस टाइप से ही चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ओके। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ये भी
कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।